हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है खनिज लवण कुपोषण के बारे में। खनिज लवण कुपोषण की मैंने यहाँ एक सारणी बना के लिख रखा है, इसी को अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन ने लिख रखा है क्रम संख्या, तत्व का नाम, स्रोत तथा उसका शरीर में जो क्या कार्य है। बात आ गई समझ में। सबसे पहले बात करते हैं अपन पहले तत्व सोडियम की, इसे Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा तत्व है पोटेशियम, जिसे K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा तत्व है कैल्शियम, जिसे Ca द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट चौथा तत्व है फास्फोरस, जिसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला तत्व है लौह तत्व आयरन, ठीक है, इसे फेरस कहते हैं लैटिन भाषा में, इसीलिए इसे Fe से दर्शा रखा है। नेक्स्ट अगला तत्व है आयोडीन, जिसे I द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके स्रोतों की। अगर इनका स्रोत पूछा जाए तो एक कॉमन अपन क्या लिख सकते हैं, इनके स्रोत में अपन मांस, अंडे, दूध, हरी सब्जियां व समुद्री भोजन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इनका शरीर में कार्य अगर अपन बात करें तो पहले दो तत्वों की अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, तो ये दोनों तत्व शरीर में संतुलन का कार्य करते हैं। कैसे संतुलन करते हैं? तो ये मांसपेशियों व तंत्रिकाओं में आवेग का संचरण करते हैं। अगर आवेग का संचरण सुचारू रूप से होगा तो शरीर का संतुलन भी सुचारू रूप से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले दो तत्वों को एक साथ लिख रखा है मैंने, कैल्शियम और फास्फोरस। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो ये दोनों जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, हड्डियां व दांत मजबूत करने का कार्य करते हैं। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अगला तत्व है लौह तत्व। लौह तत्व जो है ये क्या करता है, रुधिर के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक, जो कि ऑक्सीजन गैस के परिवहन का कार्य करता है। यह वर्णक क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक जो है पाया जाता है रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तथा ये क्या कार्य करता है, जो श्वास के द्वारा अपन गैसें ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हैं, यह उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। बात आ गई समझ में। तो उसका निर्माण करता है कौन, लौह तत्व। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन क्या कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर, जो कि गले में उपस्थित होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ठीक है, ये किससे बन रहा है, आयोडीन से बन रहा है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में शरीर में जो गले में अभी मैंने बताई थी ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, थायराइड, वह फूलकर बड़ी हो जाती है, अर्थात गला भी क्या हो जाता है, फूलकर बड़ा हो जाता है, और जिससे क्या होता है, गलघोटू रोग हो जाता है। साथ ही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से शरीर की उपापचयी क्रियाएं कम पड़ जाती है और शरीर क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, वृद्धि भी कम हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें लौह तत्व। अगर लौह तत्व से क्या बन रहा है, यहाँ पे रुधिर बन रहा है। अगर रुधिर नहीं बनेगा तो शरीर में क्या होगा, शरीर में कमी पड़ जाएगी रुधिर की, और रुधिर की कमी पड़ जाएगी तो ऐसी स्थिति को नाम दिया जाता है एनीमिया। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट कैल्शियम और फास्फोरस की अगर अपन बात करें तो ये हड्डियां व दांतों का निर्माण कर रहा है। अगर कैल्शियम में फास्फोरस की कमी पड़ जाएगी तो हड्डियां और दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, हल्की सी चोट लगते ही क्या होगी, टूट जाएंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। तो ये आवेग संचरण का कार्य करते हैं। मैंने अभी बताया था कि आवेग संचरण सुचारू रूप से होगा तो ही अपन क्या करेंगे, हमारे शरीर का संतुलन बना रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है
जल के बारे में आपने एक स्लोगन सुना होगा, जल ही जीवन है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले या उपस्थित जल का मात्र 3% जल ही शुद्ध है, बाकी या शुद्ध है या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अलवणीय है या मानव उपयोगी है। बाकी जो जल है वो महासागरों में लवणीय जल के रूप में पाया जाता है, जो कि मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। बात आ गई समझ में। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जल पृथ्वी पर इसकी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उपलब्ध है। ठोस के रूप में यानी बर्फ, द्रव के रूप में जल के रूप में, तथा गैस यानी कि वाष्प के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे जल के क्या उपयोग होते हैं। तो जल के उपयोग मैंने कुछ यहाँ लिख रखे हैं। हालांकि जल का सभी क्षेत्रों में कोई ना कोई उपयोग होता है। फर्स्ट बात करते हैं भोजन के अवयव के रूप में। तो भोजन के अवयव के रूप में अगर अपन बात करें तो भोजन बनाने में जल का उपयोग हो रहा है। साथ में ही साथ अपन बात करें किसके बारे में, जल को अपन पीने के काम में भी लेते हैं। नेक्स्ट अगली बात करें कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, साफ सफाई के कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट विभिन्न उद्योगों में भी किसका प्रयोग होता है, जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट कृषि कार्यों में और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें जल का उपयोग होता है, अर्थात जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं पीने योग्य जल के गुणों के बारे में। पीने योग्य जल के गुणों में अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो जल पारदर्शी एवं रंगहीन होना चाहिए, अर्थात जल के आर पार अपने को दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट है जल में आँखों से दिखने वाली अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपन बात कर रहे हैं तिनका नहीं होना चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है जल गंधहीन होना चाहिए, मतलब उसमें से किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आ रही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जल में पर्याप्त मात्रा में घुलनशील ऑक्सीजन होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में घुलनशील ऑक्सीजन किस काम आती है, जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट जल की पीएच संतुलित होनी चाहिए, यानी ना तो जल अम्लीय होना चाहिए ना क्षारीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उदासीन, यानी कि पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। बात आ गई समझ में। अगला जल में सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होने चाहिए। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो जल में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए ताकि अपन बीमार न हो। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं जल का शरीर पर प्रभाव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जल का मानव शरीर में क्या उपयोग है। 1 बाय 1 पॉइंट 2 पॉइंट अपन बात करें तो पहला जो पॉइंट है उपापचयी कार्यों में जल का उपयोग होता है। शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सभी कार्यों में किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जल शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा तो हम रोगों से ग्रसित नहीं होंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अतिरिक्त वसा को जमा नहीं होने देता है। अतिरिक्त वसा यानी चर्बी जमा नहीं होने देता है, तो उससे मोटापा नहीं बढ़ता है। अगला पॉइंट एलर्जी रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। सामान्य रूप से लोगों को कोई ना कोई एलर्जी होती है, लेकिन जल के लगातार सेवन से शरीर में क्या नहीं उत्पन्न होती है, एलर्जी उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जल के उपयोग से श्वास संबंधी बीमारियां भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट शरीर रोग मुक्त रहता है, अभी अपन ने ऊपर बात करी। नेक्स्ट शरीर में चुस्ती बनी रहती है, अपने आप को क्या एनर्जेटिक फील करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट सामान्य रूप से सर्दी जुकाम भी नहीं होते हैं या कम होते हैं। और नेक्स्ट अपना एक रोग है पथरी।
पथरी रोग, किडनी स्टोन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अधिक खनिज लवणों वाले जल के उपयोग करने से होता है, लेकिन अगर सामान्य रूप से लगातार आप पानी का सेवन कर रहे हो तो आपको पथरी रोग भी नहीं होता है। बात आ गई समझ में। अगर अपन बात करें, ये तो बात हुई कि जल लगातार सेवन करने से जल जो है शरीर में क्या क्या कार्य करा रहा है, लेकिन इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर पीने योग्य जल अगर दूषित हुआ तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूषित जल पीने से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। अगर अपन बात करें दूषित जल की, तो दूषित जल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और ये सूक्ष्म जीव मानव में होने वाले कई संक्रामक रोगों जैसे हैजा, पेचिश, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, नारू आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात आ गई समझ में। अब इनमें से एक प्रमुख रोग जो हमारे कोर्स में है उसकी बात करते हैं अपन। रोग का नाम है नारू। बात आ गई समझ में। नारू जो रोग है इसका रोगजनक होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, जो कि एक प्रकार का कृमि है। यह कृमि क्या करता है कि मानव के अंदर परपोषी के रूप में पाया जाता है तथा शरीर में लगातार अपनी वृद्धि करता रहता है तथा एक समय के पश्चात जब ये परिपक्व हो जाता है तो हमारे शरीर की कोमल त्वचा से अपना मुंह बाहर निकालता है तथा जब वह व्यक्ति किसी जल स्रोत में नहाने जाता है तो वहाँ पे अपने अंडे दे देता है। बात आ गई समझ में। यह एक मादा होती है, ठीक है। अब वो अंडे युक्त जो जल है वो अगर किसी व्यक्ति द्वारा पिया जा रहा है तो वह जल क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा और वह दूषित जल ही क्या करेगा, नारू रोग उत्पन्न करेगा। बात आ गई समझ में। लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो राजस्थान से इस नारू रोग का सन 2000 के अंदर उन्मूलन हो चुका है, अर्थात सन 2000 के बाद इस प्रकार का कोई रोगी अपने को नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी दूसरे जो संक्रामक रोग हैं इनके शरीर में आने का खतरा अभी भी बना हुआ है, अतः अपने को दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात होगी अपने जल तथा जल से संबंधित अन्य टॉपिक्स की। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोटापा। मोटापा की अगर अपन बात करें तो मोटापा मुख्य रूप से ऊर्जा के उपभोग तथा उपयोग में अंतर के कारण होता है। यानी कि जो शरीर में ऊर्जा ली गई है अगर उसका उपभोग नहीं होता है तो वह ऊर्जा वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होने लगती है। लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा से अधिक ऊर्जा जो है वो अगर शरीर में संग्रहित हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। जैसे कि अपन फर्स्ट में बात करी थी कि ऊर्जा अपने को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है और प्रोटीन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में तुरंत उपभोग हो जाता है, परंतु वसा का उपभोग उतना ही होता है जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। बाकी जो वसा होती है उसको शरीर वसा के रूप में ही संचित कर लेता है। बात आ गई समझ में। अब जो संचित वसा है उसका कब उपयोग होगा, तो जब शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और भोजन अनुपलब्ध होगा तो यह वसा वापस से शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगी। लेकिन अगर लगातार हम ऊर्जा का सेवन कर रहे हैं लेकिन उपभोग नहीं कर रहे हैं तो वसा की मात्रा शरीर में एक सीमा से अधिक बढ़ जाएगी और यही अवस्था क्या कहलाती है, मोटापा कहलाती है। बात आ गई समझ में। अब अपन बात करें मोटापा को किस आधार पर मापा जाता है, तो मोटापे को मानव भार सूचकांक या अपन इसे बोल सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स के रूप में मापा जाता है। इसमें अगर अपन बात करें कि मानव भार सूचकांक क्या होता है, तो मानव का भार किलो और लंबाई मीटर में हो और इनका अनुपात निकाला जाए तो यही क्या कहलाता है, मानव भार सूचकांक कहलाता है।
मानव भार सूचकांक में अगर मानव भार सूचकांक का मान 25 किलो प्रति मीटर है तो यह मोटापे से पूर्व की स्थिति है, और यदि यह 30 किलो प्रति मीटर, यहाँ स्क्वायर है, से अधिक है तो यह पूर्ण मोटापा की स्थिति है। बात आ गई समझ में? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोटापा से होने वाले रोगों के बारे में। मोटापा खुद एक रोग है, उसके साथ साथ ही मोटापा होने से अन्य बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। जैसे पहला एक रोग लिख रखा है अपन ने, उच्च रक्तचाप। ये रोग किसके कारण होता है? मोटापा बढ़ने के कारण होता है। उच्च रक्तचाप क्या है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मधुमेह, या इसे ही नाम देते हैं शुगर। यह रोग भी किससे हो सकता है? मोटापा बढ़ने से हो सकता है। नेक्स्ट मोटापा बढ़ने से बहुत सारे हृदय रोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट विभिन्न श्वास संबंधी रोग जो हैं वो भी किसके कारण हो सकते हैं? मोटापा बढ़ने के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला अपना पॉइंट है, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि मोटापा होने के क्या कारण हैं। तो अभी अपन ने बात करी कि वसा से क्या हो रहा है? मोटापा बढ़ रहा है। तो अधिक वसा युक्त या अधिक चर्बी युक्त भोजन अगर आप कर रहे हो तो यह क्या करेगा? मोटापा का कारण बनेगा। नेक्स्ट स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन का मतलब क्या है कि आप क्या नहीं कर रहे हो? कोई भी व्यायाम वाला कार्य नहीं कर रहे हो, केवल एक जगह पे सीटिंग कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई दुकान खोल रखी है और आप वहीं पे बैठे रहते हो, तो वह आपका क्या है? स्थिर जीवन है। ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। नेक्स्ट है कृत्रिम भोजन, जैसे फास्ट फूड। फास्ट फूड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, लेकिन अपन फास्ट फूड खाने के बाद क्या नहीं करते हैं? कोई व्यायाम नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, तो वो भी किसका कारण बनता है? मोटापे का कारण बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अपना टॉपिक है रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? तो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियों में बहता है, और उस रुधिर द्वारा रुधिर वाहिनी की भित्ति पर जो दाब लगाया जा रहा है वही क्या कहलाता है? रक्तचाप कहला रहा है। परिभाषा लिख रखी है, रक्त द्वारा रक्त वाहिनी की भित्ति पर डाला गया दाब रक्तचाप कहलाता है। यहाँ डायग्रामेटिकली बता रखा है कि ये जो दाब है ये क्या कहला रहा है? रक्तचाप कहला रहा है। रक्तचाप की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले रक्तचाप को मापा था स्टीफन हेल्स ने 1733 में। किसके अंदर? घोड़े के अंदर। नेक्स्ट अगली अगर अपन बात करें तो रक्तचाप की जो मापन यंत्र होता है वह कहलाता है स्फैग्नोमेनोमीटर, या इसे हिंदी में नाम दे सकते हैं रक्तचाप मापी। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट रक्तचाप को जो मापने की इकाई होती है ये कहलाती है mm/Hg। बात आ गई समझ में? अगला रक्तचाप का जो मापन किया जाता है उसे किस प्रकार से किया जाता है? तो ऊपर लिखा जाता है संकुचन दाब और नीचे लिखा जाता है शिथिलन दाब, और इकाई होती है mm/Hg। किस प्रकार से? तो देखो, जब हृदय जो है वो संकुचित होगा तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक रक्त को कहाँ धक्का दिया जाएगा? रक्तवाहिनी में दिया जाएगा धक्का। तो जब रक्तवाहिनी में ज़्यादा होगा तो दाब लगेगा ज़्यादा। और दूसरा है शिथिलन दाब। ठीक है, तो जब हृदय शिथिल हो रहा है मतलब कि रुधिर वाहिनी में रुधिर को धक्का नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दाब लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। इसीलिए अपन बात करें तो संकुचन दाब हमेशा ज़्यादा होता है और शिथिलन दाब कम होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर अपन बात करें एक सामान्य व्यक्ति की, तो सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 mm/Hg। यहाँ पे 120 जो है
ये है इसका संकुचन दाब, जबकि 80 होता है शिथिलन दाब। नेक्स्ट अगर अपन बात करें उच्च रक्तचाप की तो 140/90 mm ऑफ Hg से यदि मान अधिक आ रहा है तो उसे क्या अवस्था नाम दिया जाता है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का कारण बीड़ी एवं शराब का सेवन, मोटापा, अत्यधिक मिठाइयों एवं चटपटी वस्तुओं का सेवन, गुस्सा आना, डर लगना, ये सब किसके कारण है? उच्च रक्तचाप के कारण हैं। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें निम्न रक्तचाप की तो इसका मान होता है 110/70 mm ऑफ Hg से कम। बात आ गई समझ में। अर्थात सामान्य रक्तचाप की परास 110/70 से 140/90 की होती है। बात आ गई समझ में। निम्न रक्तचाप का कारण की अगर अपन बात करें, यदि जो अपन आहार ले रहे हैं अगर वह संतुलित नहीं है तो वह किसका कारण बनता है? निम्न रक्तचाप का कारण बनता है। अब अपन बात करें कि रक्तचाप में अंतर आने से क्या शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। पहले बात करते हैं निम्न रक्तचाप की। निम्न रक्तचाप होने से शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर नहीं पहुंच पाता है और रुधिर नहीं पहुंच पाने से शरीर के अंग अक्रियाशील हो जाते हैं और लगातार निम्न रक्तचाप के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वहीं अगर अपन बात करें उच्च रक्तचाप की तो एक मात्रा से अधिक उच्च रक्तचाप होने पर हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है तथा और अधिक लंबे समय तक उच्च रक्तचाप रहने से ब्रेन हेमरेज का मतलब होता है शरीर के सिर में जो रुधिर वाहिनियां हैं ये फट जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे व्यक्ति के हाथ पांव शून्य पड़ जाते हैं। वह क्या हो जाता है? पैरालाइज्ड हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां होती है। किसके कारण? उच्च रक्तचाप के कारण। तो अपने को उच्च व निम्न रक्तचाप दोनों से बचना है तो अपने को संतुलित आहार लेना है तथा लगातार शरीर में व्यायाम करना है। बात आ गई समझ में। अब इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट टर्न में समाज में किन नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है तथा उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू।